बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था या कुछ वीडियो पहले हमने पढ़ा था फ़ोर्स के बारे में कि फ़ोर्स क्या होती है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ एक चीज़ को किसी एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करना या उसमें एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना, ये हमने पढ़ा था। ये क्या कहलाती थी? फ़ोर्स। अब एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एक लॉ दिया। उस लॉ में उन्होंने क्या कहा कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा हो किसी भी इलास्टिक लिमिट पे, यानी किसी भी चीज़ के अंदर एक लिमिट हो, उस लिमिट को किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ खींचने की एक लिमिट होती है। रबर बैंड होता है, रबर बैंड को खींचने की एक लिमिट होती है। जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे ही वो रबर बैंड की वो लिमिट जो पूरी होती है, क्या होता है? रबर बैंड टूट जाता है। तो उस लिमिट तक अगर आप किसी चीज़ को खींचो, तो उस खींचने पे क्या प्रोड्यूस हो, फोर्स जितनी अप्लाई करो, वो उसी फोर्स के बिना पर, उसी फोर्स के जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, उतनी ही फोर्स पर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी फोर्स अप्लाई की जा रही होगी बॉडी में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। जैसे अगर आप किसी रबर बैंड को खींचते हो, तो थोड़ा खींचते हो, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है, थोड़ा और खींचते हो वो थोड़ा और बढ़ा जाता है। इसी तरीके से ना सिर्फ रबर बैंड, जैसे आप देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग भी जो है उसको थोड़ा खींचो तो थोड़ा वो खिंचाता है, फिर छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पे चले जाता है। ये उसकी क्या इलास्टिक लिमिट, एक हद तक उसको खींच सकते हो आप। जैसे ही उस इलास्टिक लिमिट तक, जो उसकी लिमिट है जहां तक वो खिंचा सकता है, जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस किया, वो क्या होता है? स्प्रिंग स्प्रिंग तो टूटता नहीं, वो फिर वापस नहीं जाता अपनी जगह पर। कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा कर दोगे तो स्प्रिंग भी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ की लगा लें आप हेडिंग, हुक्स लॉ। क्या कहता है हुक्स लॉ? विद इन इलास्टिक लिमिट, the displacement produced in a body is directly proportional. The displacement produced in a body is directly proportional to the applied force. क्या? एक इलास्टिक लिमिट पर रहते हुए, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या है ये? इस हुक्स लॉ की क्या है हद है? इलास्टिक लिमिट पर ही रहना है हमें। इलास्टिक लिमिट किसी भी चीज की जो हो, उस पर ही रहते हुए हमें क्या करना है? अगर हम जितनी भी फोर्स अप्लाई करें, तो उस फोर्स से जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी हम फोर्स लगाएंगे, उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो इस लॉ से हमें क्या, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी? मैथमेटिकली, अच्छा मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? हुक्स लॉ, क्या फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब फोर्स जब भी कभी प्रोपोर्शनल देखो, क्या करो? प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स टू और क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? के। ये क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? फोर्स की, ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट, और हुक्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म। तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे ये क्या? एफ क्या फोर्स, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, ये के क्या है? ये के कहलाता है किसी भी चीज का स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। किसी भी स्प्रिंग का कुछ ना कुछ, जो इसको समझे एक तरीके से, ये क्या है? इलास्टिक लिमिट है। किसी भी स्प्रिंग की कोई ना कोई एक हद होगी, तो उस हद को, उस उसको हमने क्या किया कि ये क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किसी भी स्प्रिंग का हर, और ये हर का अलग अलग होता है। कांस्टेंट होता है, लेकिन हर का क्या होता है? अलग अलग। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ। ठीक है, तो ये, इसको कहेंगे हम क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या? हुक्स लॉ की एक लिमिट है कि इस लिमिट तक रहते हुए, कौन सी लिमिट है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो है ये हुक्स लॉ की, कि इस लिमिट तक रहते हुए ये हुक्स लॉ जो है क्या है? वैलिड है।
जैसे ही आपने लिमिट क्रॉस कर दिया, हुक्स लॉ क्या है कि हुक्स अगर ये लिमिट, अगर ये लाइन नहीं होती तो रियल लॉ क्या था, मतलब अगर इस लाइन को अगर हम हटा दें, लॉ क्या है, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक आप फोर्स लगाते रहो। अब आप फोर्स लगाए जा रहे हो, टूट गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट तो प्रोड्यूसिंग में खत्म हो गया। एक रबर बैंड है, रबर बैंड को खींचते रहे क्या हुआ, टूट गया, खत्म। अब वो टूट गया तो वापस थोड़ी रबर बैंड बन सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जब प्रोड्यूस नहीं होगी, वो टूट गया, दो अलग अलग होगा, आपके हाथ में आ गए। तो यही यही जो है वो क्या है, लिमिट है हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ कब तक वैलिड है, जब तक कि लास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हो रही। जैसे ही उस लास्टिक की जो बॉडी स्ट्रेंथ हो रही है, उसकी जो लिमिट है, उसकी स्ट्रेंथ होने खींचने की, खिंचाव की जो उसकी लिमिट है, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी, हुक्स लॉ खत्म, हुक्स लॉ अप्लाई होना बंद हो जाएगा। ये अब ये स्प्रिंग वगैरह में अगर किसी स्प्रिंग, अब जैसे ये देखो, ये क्या है, एक वॉल है, और वॉल तो नहीं, क्या होगी, रूफ है, ठीक है। अब किसी भी चीज की कोई भी लकड़ी है समझो, उसमें क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग पे वेट बना हुआ है। अब एक वेट है इतना, समझो 5 kg का एक वेट है, सही है। अब दूसरा वेट कितना है, दूसरा वेट 10 kg का लगा दिया। तीसरा वेट कितना लगा दिया, 15 kg। अब एक ही स्प्रिंग है, उसमें 10 kg का वेट लगाया हुआ है, 15 kg का वेट लगाया हुआ है, और मतलब एक ही लेंथ की जो उसके लिए लास्टिक लिमिट है उसकी स्प्रिंग है। किसी में 10 का लगाया हुआ है, किसी में 15, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 5। अब जैसे इसकी लिमिट थी 15। अब जैसे ही आप 15 से बढ़ाओगे क्या होगा, स्प्रिंग टूट जाएगा। स्प्रिंग टूट गया, या स्प्रिंग तो क्या बचा, उसकी इलास्टिक लिमिट ही खत्म हो गई, वापस तो जा ही नहीं पाएगा। जैसे ये लगाया हमने 5 kg, इसको अगर हम वापस हटा दें तो ये वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये क्या था, 5 लगाया तो इसने क्या कम डिस्टेंस कवर किया। अब जैसे ही हमने फोर्स बढ़ाई, अब ये जो वेट लग रही है क्या हो रहा है, ये असल में क्या हो रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है ना। इतनी केजी की जो केजी जो बता रहा है, ये क्या है, 5 kg वेट बता रहा है। तो वेट का मतलब क्या है कि फोर्स लग रही है इसके ऊपर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो फोर्स है, फोर्स पाई जा रही है। अगर ये ऐसे टंगा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है क्या है, एक फोर्स लग रही है और इतना डिस्प्लेसमेंट है किया। अब 5 kg अगर ये, अगर हम वेट में लेके जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ फोर्स बनेगा। तो जितनी ये फोर्स बनेगा, जैसे देखो ना, ये क्या है, वेट किसके बराबर होता है, mg। अगर वेट को, अगर m कितना है, 5 है, इसको अगर हम 10 से ओवर एक्स में वो करना है, राउंड ऑफ करके 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 50 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है। वेट क्या होता है, फोर्स होती है ना। तो 50 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है, कितने की यहाँ पे 10 यहाँ पे करेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा, और ये 150 न्यूटन। अब ये जो फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स क्या है, बोलो क्या है, फोर्स लग रही है ना। तो ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 kg का डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे कम फोर्स थी और यहाँ पे फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। जब फोर्स बढ़ी तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ गया। ये हुक्स लॉ कह रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जैसे ही आप फोर्स बढ़ाओगे, डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद बढ़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कम करना हो, फोर्स हटा दो, फोर्स कम किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये था हुक्स लॉ। लेकिन इसमें क्या है, लिमिट है, और वो लिमिट हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो अभी इसको, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं हुक्स लॉ का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स applied on a body when it displays 10 meter, 10 meter. Also the spring constant of its spring constant is 20 न्यूटन मीटर इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फोर्स है जो किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही है। जैसे समझो स्प्रिंग पर ही ले लो, ये स्प्रिंग टंगा हुआ है, और ये इसका क्या है, क्या है इसका वेट, जो समझो अप्लाई कर रहा है किस पे, स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है। अब ये जो है स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे वेट, अब इस वेट की क्या मालूम करनी है, इस फोर्स को मालूम करना है जितनी इस स्प्रिंग पर लग रही है। और इस, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना है, 10 मीटर।
ये स्प्रिंग की जो डिस्टेंस है, स्प्रिंग की खिंचाव जो जीत कितना लंबा स्प्रिंग खींचा था वो दिया हुआ 10 मीटर तक का स्प्रिंग जो है वो क्या है, स्प्रिंग की लेंथ हो चुकी है 10 मीटर। और उसका जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो कितना है, 20 न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर कैसे आया कि ये देखो F इक्वल टू के एक्स था। अब अगर हमने इसका इसका यूनिट निकालना हो तो इस एक्स को मल्टीप्लाई और उसको यहाँ भेज देंगे, एफ अपॉन के हो गया, एफ अपॉन एक्स हो गया, वही किसके के बराबर हो गया। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो गया, के इक्वल टू एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन अपॉन एम। और इसको किस किस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन एम इनवर्स लिख सकते हैं, तो ये लिखा है एन एम इनवर्स। तो ये इसका क्या यूनिट। तो ये इसका मतलब क्या यूनिट, ये मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है, जो 20 का है। और मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है फोर्स, जो फोर्स ये लगा रहा है, जो फोर्स ये बॉडी लगा रही है। डाटा सबसे पहले लिखो, डाटा में क्या क्या गिवन है, डाटा में हमें गिवन है सबसे पहले क्या, फोर्स मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। दूसरी चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, 10 मीटर। और क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 20 न्यूटन मीटर। सही है। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है, और इन तीन चीजों को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला है, सिर्फ हुक्स लॉ का फॉर्मूला लगता है कि एफ इक्वल्स टू के एक्स। एफ क्या है, वही तो मालूम करनी है। के क्या है, के 20 मीटर, 20 न्यूटन मीटर इनवर्स। और एक्स क्या है, 10। तो एफ क्या हो गया, 10 टू द 20, 20 टाइम्स 200। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये क्या हो गया हमारा सवाल, न्यूमेरिकल सॉल्व। ये न्यूमेरिकल किसका, हुक्स लॉ का। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब इसके बाद एक और चीज है जो रिलेटेड टू फोर्स से ही है, उसको भी फोर्स कह सकते हैं, एक आती है प्रेशर। अब फोर्स को, अब ये फोर्स है जो किसकी, बहुत जैसे देखो, ये फोर्स है जो इधर भी अप्लाई हो रही है, इधर भी अप्लाई। इसमें अगर इस मार्कर पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो इसको धक्का देने के लिए, तो ये फोर्स क्या बहुत जगह पे अप्लाई हो रही है। लेकिन इस फोर्स को, जैसे अगर एक बॉडी है, इस पे अगर हम यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब इस बॉडी पे दो तीन जगह से फोर्स लग रही है। लेकिन इस बॉडी को कहाँ पे महसूस हो रही है, सिर्फ इतने हिस्से पे महसूस हो रही है ना, अगर कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये इतने हिस्से पर खाली फोर्स क्या है, महसूस हो रही है बॉडी के। अगर ये बॉडी से 3D में रखी हो तो सिर्फ इतने हिस्से में बॉडी के फोर्स महसूस हो रही है। बाकी बॉडी का जो हिस्सा है वो क्या है, उसमें फोर्स नहीं लग रही है। बॉडी के सिर्फ कितने हिस्से में फोर्स लग रही है, इस हिस्से में। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी के सिर्फ इस हिस्से में फोर्स लग रही है। तो ये जो एरिया है, एरिया के रिस्पेक्ट से, एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है ना, लेंथ और ब्रेथ। अगर इसको अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को अगर देखना तो क्या कहलाएगा, एरिया। लेंथ इंटू लेंथ जो होता है, लाइन दो जगह की जो लेंथ है मिलकर क्या बनाती है, एरिया। तो इस एरिया पे, सिर्फ इस एरिया पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे अगर मैं सिर्फ इसको इधर फोर्स लगाऊं तो इस एरिया के रिस्पेक्ट से जो फोर्स अप्लाई हो रही हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, प्रेशर। उस जगह पर क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर। किसी भी जगह पर अगर आप फोर्स लगाते हो ना, किसी भी चीज पर, तो उस जगह के रिस्पेक्ट से, उस जगह के रिस्पेक्ट से जो फोर्स लग रही हो, जैसे अगर 1 मीटर की जगह से 1 मीटर पे जितनी फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को अगर हम उस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, उतनी क्या उस चीज पे उतनी क्या लग रही है, प्रेशर। समझ आया। अगर मैं दीवार पे ऐसे करके जोर लगाऊं, ये मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। अब फोर्स लगाने पर उस दीवार के इस हिस्से को अगर देखें तो उस दीवार के हिस्से पर क्या लग रहा होगा, प्रेशर। उस एरिया के अकॉर्डिंग उस पर क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला भी ये होता है, एफ अपॉन ए। तो इस एरिया के रिस्पेक्ट पे इधर जितनी भी फोर्स लग रही होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, प्रेशर। तो कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रही हो, वो उस एरिया के अकॉर्डिंग जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेशर। प्रेशर की हेडिंग लगा लो, द नॉर्मली फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। क्या है प्रश्न में साथ बोलो, पर यूनिट एरिया पर जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रेशर। पर यूनिट एरिया मतलब कोई भी एरिया, जितना भी एरिया हो, उस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई की जा रही हो, उन तमाम फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, कि अगर इतने इतने एरिया पर अगर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो उसका प्रेशर कुछ और होगा। एरिया बढ़ गया तो 10 न्यूटन अप्लाई हो रही होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, कुछ और। जैसे अगर आप बाइक पे अगर आप धक्का लगाओ तो
जितनी फ़ोर्स अगर आप बाइक पे लगा रहे होगे, उतनी फ़ोर्स अगर आप गाड़ी पर लगाओ, तो हो सकता है कि बाइक को अगर धक्का लगा के स्टार्ट करना हो, तो अगर आप ऐसे एक बंदा बाइक को धक्का लगा के स्टार्ट करवा सकता है। वहीं अगर एक बंदा गाड़ी को करवाना चाहे, तो उसके लिए क्या होगी मुश्किल, क्यों? क्योंकि गाड़ी पर जो पड़ने वाला प्रेशर होगा, वो बाइक पर पड़ने वाले प्रेशर से क्या होगा, अलग होगा। जो गाड़ी पर पड़ने वाला प्रेशर होगा, वो बाइक से पड़ने वाले प्रेशर से क्या होगा, अलग होगा। जो गाड़ी पर जो प्रेशर पड़ेगा, वो कम पड़ेगा। बाइक बनिस्बत गाड़ी के जो एक बंदा फ़ोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि बाइक का जो एरिया है, वो क्या कम है, गाड़ी का एरिया ज़्यादा है। गाड़ी ज़्यादा जगह घेरती है। तो इसी वजह से जो इतने एरिया पर फ़ोर्स लग रही होगी, वो ज़्यादा होगी। जो इतनी एरिया पर फ़ोर्स लगाकर जो प्रेशर बन रहा होगा, वो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इतने एरिया पर अगर वही फ़ोर्स अप्लाई की जा रही होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतने एरिया पर जितना प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर ज़्यादा होगा, वो प्रेशर ज़्यादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है? तो प्रेशर क्या है? P इज़ इक्वल्स टू F अपॉन A। तो जितना छोटा एरिया, उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना बड़ा एरिया, उतना प्रेशर कम। अगर फ़ोर्स क्या हो, कांस्टेंट। अब फ़ोर्स को कोई चेंज ही नहीं आ रहा, फ़ोर्स में ऐसी है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतना यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा ना, प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। और जितना एरिया कम करोगे, उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है ये तो। हमने से अब समझ आया ना प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? किसी भी पर यूनिट एरिया पर, किसी भी एरिया पर अगर जितनी फ़ोर्स अप्लाई की जा रही हो, उस फ़ोर्स को अगर उस एरिया से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेशर आ जाएगा। अब प्रेशर का तो एक चीज़ है कि प्रेशर जो है ना, जितना आप नीचे जाते रहो, पानी है, पानी प्रेशर जो है वो पानी पर भी पड़ता है। कभी आप स्विमिंग पूल गए हो? पूल देखा है कैसा होता है? ऐसा होता है पूल। अब ये पूरा उसमें पानी भरा हुआ है अंदर, सही है? अब एक बंदा है, अगर वो कूद मारेगा यहाँ से, तो उसको क्या प्रेशर कम लगेगा। अगर वही वो इतने ऊपर से कूद मारे, तो प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना? तो पानी का जो सरफेस एरिया है, वो भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। किसी भी चीज़ का जो सरफेस एरिया होगा, वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उस पर अगर कोई बंदा गिरेगा, तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा। पानी आधी इतने से गिरा, तो कम फोर्स लगी। अब ऊपर से गिरेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी ना, क्योंकि ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी खींचती है। तो इतने एरिया से जब गिरा, तो उसमें कम फोर्स लगेगी। जब इधर से गिरेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो प्रेशर भी पानी के उससे ज़्यादा लगेगा। तो बंदा क्या होगा, और अंदर जाएगा। अगर आप यहाँ से गिरो, तो आप कम से यहाँ तक जाओगे। अगर वही पुल बहुत गहरा है, अगर आप यहाँ से गिरो, तो आप और अंदर तक जाओगे, ज़्यादा हो गया ना, यहाँ तक जाओगे। जितना गिरोगे, जितनी ऊँचाई से आप गिरो, उतना ज़्यादा आप जाओगे। क्यों? क्योंकि फ़ोर्स जो है वो क्या लग रही होगी, ज़्यादा। जितना ऊपर से गिरोगे, उतनी ज़्यादा क्या लग रही होगी, फ़ोर्स। इसी तरीके से अगर एक बॉटल लो, इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे? बॉटल लेना, चाहिए कोई फालतू लेना, वरना अम्मा से पिटोगे। तो उसमें एक सुराख, एक होल यहाँ पे करना, एक होल यहाँ पे करना, एक होल यहाँ पे करना, ठीक है? अगर देखो, तो पानी यहाँ तक भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा ना, अब यहाँ से पानी अगर गिरेगा ना, तो ये गिरेगा, ये ऐसे गिरा पानी, ठीक है? लेकिन अगर वही पानी, सेम पानी यहाँ से गिरेगा, तो क्या थोड़ा आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है? और अगर यही ऊपर से आएगा, तो ये ऐसे आगे गिरेगा। क्योंकि प्रेशर जो है वो कैसे, फ़ोर्स पर डिपेंड करता है। और फ़ोर्स कहाँ से लग रही है? यहाँ से। जितनी ज़्यादा फ़ोर्स, अब यहाँ से अगर कोई चीज़ गिर रही होगी, तो उसमें फ़ोर्स ग्रेविटी क्या कम लगा रही होगी। यहाँ से अगर वही चीज़ गिर रही होगी, तो फ़ोर्स क्या ग्रेविटी ज़्यादा लगा रही होगी। ग्रेविटी जो है फ़ोर्स ज़्यादा लगा रही होगी। और वही चीज़ अगर यहाँ से गिर रही होगी, तो इतनी ऊँचाई से, इतने ऊपर से फोर्स गिर रही है, तो फोर्स उतनी ज़्यादा लग रही होगी। तो जितने करीब से गिरेगी, ये सिर्फ़ डीपनेस में है कि जितनी डीप होगी, ठीक है? जितना करीब से वो चीज़ गिर रही होगी, तो वो उस चीज़ पे कम प्रेशर लग रहा होगा। उतना ही अगर ऊपर से गिर रही होगी, तो उसपे क्या ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। इसी तरीके से बाइक के जो गाड़ी वगैरह जो होती है, उनमें भी जब आप ब्रेक लगाओ, तो क्या होता है, वो चीज़ जो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है, उसमें क्या होता है, गाड़ियों वगैरह में लगा होता है ना, तो उसमें ये फ्लूइड ही होता है। फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर लगाता है। जैसे ही आप उस पे हल्का सा आप टाँग दबाते हो, जैसे आप टाँग रखते हो, हल्का सा प्रेशर लगता है, वो हल्का सा प्रेशर फ्लूइड को प्रेशर लगाकर आपकी गाड़ी को, जो 100 मीटर किलोमीटर पर आवर पर भी चल रही होगी, उसको क्या कर देता है, रोकता है, ठीक है? तो ये प्रेशर जो है वो क्या, फ्लूइड वगैरह पर भी, पानी वगैरह पर भी प्रेशर जो है पानी से भी लगता है। इसी तरीके से जो बाइक के जो एक गाड़ी के जो ब्रेश वगैरह होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, कभी उनका स्प्रिंग खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये था हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट। हुक्स लॉ में ये था ना कि इलास्टिक लिमिट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, तो वो क्या होता है, स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है, या कोई भी चीज़ जो जिसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाए, वो टूट जाए। इसी वजह से ब्रेक वगैरह के भी खराब हो जाते हैं, तो स्प्रिंग क्या बदलवाना पड़ता है। तो रियल लाइफ में देखा करो, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिज़िक्स को पढ़ो, नहीं फिज़िक्स को क्या सीखो, कैसे क्या अप्लाई हो रही है, कहाँ अप्लाई हो रही है, कैसे लग रही है, हर चीज़ को देखा जाता है। तब जाके फिज़िक्स क्या अच्छे से आती है। तो ये प्रेशर था, इसको भी देखना, अप्लाई करना, बहुत जगहों पे लगता है प्रेशर भाई। अभी खुद लगा के देखना कहाँ पे प्रेशर कितना लगता है। किसी को हल्का सा धक्का देना, किसी को ज़्यादा तेज़ दे देना,
बस अपने से बड़े को ही देना, वरना तुम्हारे आएगा। अब देखो, ये था प्रेशर। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द प्रेशर which applied on a wall when the force by the force of 50 Newton, the area where the force applied is 15 मीटर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक 15 मीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया है। जो ये क्या है, 15 मीटर स्क्वायर का एरिया है। और इस पर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। इस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन की फोर्स है। 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है किसी एरिया पर, जो एरिया कितना है, 15 मीटर का है। तो अब बोलना क्या है कि उस एरिया पर, जितने एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रही है, उस एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है, वो उस फोर्स की निस्बत, फोर्स की वजह से कितना प्रेशर उस एरिया पर लग रहा है, उस प्रेशर को क्या करना है, मालूम करना है। सबसे पहले क्या डाटा बनाना है। डाटा में क्या क्या बताना है कि एक, सबसे पहले क्या प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर क्या है जो हमें मालूम नहीं है। उसके बाद क्या है, फोर्स। फोर्स किसके बराबर है, 50 न्यूटन का। उसके बाद क्या है, एरिया। एरिया हमें क्या मालूम है, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर मालूम है ना। क्या चीज मालूम करनी है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। पी हमें नहीं पता, एफ हमें पता है, 15 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए कितना है, 15। अब क्या, इसको क्या करना है, डिवाइड। ये कौन से टेबल में आते हैं, सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, इसमें आते हैं, जल्दी सोचो। इसमें आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं ना, 5 3 ज़ा 15 और 5 10 ज़ा 50। अब 10/3 ये किसके टेबल में आता है, ये तो दोनों में से किसी टेबल में नहीं आता, तो इसको क्या करो, सिंपल डिवाइड कर लो। 3 टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। और क्या, 1 बच गया। 3 टेबल में 1, 10 नहीं आता, फिर 3 3 ज़ा 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या 3.33 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 3 P इज इक्वल टू 3.33। ये क्या हो गया आंसर। अब यूनिट तो लगाया नहीं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, प्रेशर यूनिट क्या होता है, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। नहीं सोचा, चलो यूनिट तो सोचो, सिंपल यूनिट होता है ना यार, देखो। एफ, एफ क्या होता है, न्यूटन। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, 2 मीटर। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई, वीडियो में जो है वो समझ आया होगा, प्रेशर और हुक्ला वगैरह। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलेंगे जल्दी तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।